नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 815 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 85 उम्मीदवारों और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अब पृथकवास केंद्र में रखा जाना अनिवार्य नहीं। भारत विरोधी फर्जी खबर चलाने वाले पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का आदेश। गृह मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे। नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति में समाहित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बैडमिंटन में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के महिला एकल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना सुवजेनिया कोसेत्स्काया से और टेनिस में मौजूदा चैंपियन नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। श्री मोदी इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति तथा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। एक रिपोर्ट। इस बातचीत से कार्य प्रदर्शन की समीक्षा और चुनौतियों की पहचान में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर जिलों की विभिन्न विभागों की योजनाएं पूरी करने के लिए कार्य करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में विषमता दूर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। यह सभी नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने और सबके लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। पहले चरण के लिए कुल 815 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। कल नामांकन के अंतिम दिन 426 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इस चरण में 58 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया कल शुरू हो गई। अब तक 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। दूसरे चरण में 55 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 85 उम्मीदवारों की एक अन्य सूची जारी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा दी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में पार्टी के घर घर संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। यहाँ पहले चरण में चुनाव होना है। उन्होंने ब्रज क्षेत्र की 40 विधानसभा सीट के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का चुनाव गीत भी लॉन्च किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 33 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने 15 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। पहले चरण के लिए कुल 815 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। कल नामांकन के अंतिम दिन 426 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इस चरण में 58 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया कल
शुरू हो गई। अब तक 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। दूसरे चरण में 55 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 85 उम्मीदवारों की एक अन्य सूची जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। जोखिम वाले देशों से आए और भारत पहुंचने पर कोविड पॉजिटिव पाए गए यात्रियों का मानक नियमों के अनुसार उपचार किया जाएगा या पृथकवास में रखा जाएगा। उन्हें अनिवार्य रूप से पृथकवास केंद्र में रहना नहीं होगा। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम वाले देशों से आ रहे यात्रियों को कोविड जांच के लिए सैंपल देना होगा और उन्हें जांच परिणाम आने तक हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करनी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें 7 दिन के पृथकवास में घर पर रहना होगा और भारत पहुंचने के 8वें दिन RT-PCR जांच करानी होगी। इस जांच में भी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अगले 7 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनका सैंपल जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से 2% को पहुंचने के तुरंत बाद हवाई अड्डे पर ही जांच करानी होगी। प्रत्येक उड़ान से इन यात्रियों का चयन संबंधित विमान कंपनियां करेंगी। इन चुने गए यात्रियों सहित उड़ान से आए सभी यात्रियों को रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा और 8वें दिन RT-PCR जांच करानी होगी। यदि ये जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें अगले 7 दिन तक के लिए अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखनी होगी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनका सैंपल जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। अन्य सभी नियम और अपेक्षाएं पहले के दिशा निर्देशों के समान है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आने से पहले और बाद के परीक्षण से छूट दी गई है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। देश में अब तक 161 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 58 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए गए। एहतियाती डोज के रूप में अब तक 74 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 4 करोड़ 5 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू होने के 19 दिन के अंदर 4 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण की तेज गति का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा भारत कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं देने की सिफारिश की है। रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए स्कंदरोधी यानी एंटीकोआगुलेंट्स का नियमित रूप से उपयोग नहीं करने को भी कहा गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बिना परामर्श के अपने आप स्टेरॉयड नहीं लेने चाहिए। अस्पताल में भर्ती और गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों को ही सख्त निगरानी में स्टेरॉयड दिए जाने चाहिए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरी ने ओमिक्रॉन से बचाव में आयुर्वेदिक दवाइयों को महत्वपूर्ण बताया है। जो आयुर्वेद के इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, जिसको हम इम्यूनिटी बढ़ाने की सप्लीमेंट्स कहते हैं, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी और काढ़ा आयुष का, और ये सभी एक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करती है। ये रिसर्च के नतीजे कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक आयुर्वेद केयर किट बनाया जिसमें ये सभी औषधियां आयुष 64 कबासिराक्यूडिनल, इसके साथ साथ जो अभी ओमिक्रॉन के लक्षण है, बुखार आता है तो उसमें सुदर्शन घनवटी, गले में खराश होता है तो व्योषादिवटी, ये सभी को भी उसमें समावेश है और ये आयुर केयर किट नाम से अभी सभी जगह अवेलेबल होगा। सरकार ने कहा है कि कोविन पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर के जरिए टीके के लिए अब 6 लोगों का पंजीकरण किया जा सकता है। इससे पहले एक नंबर से 4 लोगों का ही पंजीकरण किया जा सकता था। देश भर में लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कोविन डिजिटल मंच विकसित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविन पोर्टल पर मुद्दा उठाएं शीर्षक से एक नई सुविधा शुरू की गई है। इस नई सुविधा के माध्यम से लाभार्थी अपनी वर्तमान कोविड टीकाकरण स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि मुद्दा उठाई की इस सुविधा के जरिए ऑनलाइन अनुरोध देने के बाद टीकाकरण स्थिति में बदलाव होने में 3 से 7 दिन का समय लग सकता है।
प्रणाली में नई टीकाकरण स्थिति दर्ज होने पर लाभार्थी मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार अपने टीके की डोज ले सकता है। सरकार ने कहा है कि कोविन पोर्टल से कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा कि इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी जानकारियां सुरक्षित और संरक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा कि डेटा लीक होने के बारे में मीडिया में आ रही खबरें भ्रामक और बेबुनियाद हैं, क्योंकि कोविन पोर्टल संबंधित व्यक्ति का पता और आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नहीं लेता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 815 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 85 उम्मीदवारों और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अब पृथकवास केंद्रों में रखा जाना अनिवार्य नहीं। भारत विरोधी फर्जी खबर चलाने वाले पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का आदेश। गृहमंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे। नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति में समाहित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बैडमिंटन में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना सुवजेनिया कोसित्स्काया से और टेनिस में मौजूदा चैंपियन नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। केंद्र ने भारत विरोधी फर्जी खबर फैलाने वाले पाकिस्तान संचालित 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। इनके अलावा इंटरनेट पर भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट और 1 फेसबुक अकाउंट बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल बताया कि ये यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ट्विटर, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक अकाउंट पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन चैनलों पर भारत की संप्रभुता के खिलाफ सामग्री दिखाई जा रही है। पाकिस्तान से संचालित इन चैनलों का एकमात्र उद्देश्य भारत में फर्जी खबरें फैलाना है। श्री चंद्रा ने बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर में भी सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइटों को बंद किया जा चुका है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के 20 जिलों का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सुशासन सूचकांक जारी किया जा रहा है। ये जिला स्तर पर सुशासन मानदंड तय करने के लिए प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर का जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक केंद्र के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा जम्मू कश्मीर सरकार ने मिलकर तैयार किया है। निर्वाचन आयोग आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक करेगा। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड संक्रमण से सुरक्षा के उपायों का जायजा लिया जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। प्रतिमा का काम पूरा होने तक उसी स्थान पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति कल राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति में समाहित कर दी गई। ज्योति विलय समारोह एकीकृत रक्षा प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इंडिया गेट का अनावरण 1931 में हुआ था।
इसका निर्माण ब्रिटिश भारत के 70,000 सैनिकों के बलिदान की स्मृति में किया गया था। अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रज्वलित की गई थी। लंबी प्रतीक्षा और व्यापक विचार विमर्श के बाद इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया। फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन हुआ। सरकार ने अमर जवान ज्योति को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों को लेकर स्थिति कल स्पष्ट की। सरकार ने कहा कि अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं गई, बल्कि इसे राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति में समाहित किया गया है। 1971 के युद्ध शहीदों के लिए प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के साथ इंडिया गेट पर उन शहीदों का नाम अंकित नहीं रहना खटकने वाली स्थिति थी। इंडिया गेट पर केवल प्रथम विश्व युद्ध और आंग्ल अफगान युद्ध के कुछ शहीदों के नाम अंकित हैं और इस तरह ये हमारे औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 1971 सहित सभी युद्धों में शहीद भारतीय सैनिकों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक पर अंकित हैं और यहां अमर जवान ज्योति का विलय होना शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री इस वर्ष के विजेताओं को ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल प्रमाण पत्र देंगे। पिछले वर्ष के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें कोविड स्थिति के कारण सर्टिफिकेट नहीं दिए जा सके थे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की झलक। राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी रोशन सिंह को। उनका जन्म 22 जनवरी 1892 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। रोशन सिंह आर्य समाज से जुड़े थे। वे अचूक निशानेबाज और अच्छे पहलवान थे। जब अंग्रेजों ने नवंबर 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वयं सेवक कोर पर प्रतिबंध लगाया तो रोशन सिंह ने शाहजहांपुर जिले से बरेली क्षेत्र तक स्वयं सेवकों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के सश्रम कारावास पर बरेली के केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद रोशन सिंह राम प्रसाद बिस्मिल से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। वहां रोशन सिंह को एसोसिएशन के युवाओं को निशानेबाजी सिखाने का कार्य सौंपा गया। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। बामरौली में HRA क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से धनी लोगों से वसूली के लिए सशस्त्र कार्रवाई करती थी। 25 दिसंबर 1924 को HRA ने महाजन बलदेव प्रसाद के घर पर हमला किया। रोशन सिंह ने इस कार्रवाई में प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में रोशन सिंह को HRA के अन्य सदस्यों के साथ काकोरी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन सिंह ने इलाहाबाद की नैनी जेल से अपने रिश्तेदार हुकुम सिंह को पत्र लिखा। मनुष्य का जीवन भगवान की श्रेष्ठ रचना है और मैंने इस रचना के लिए बलिदान देकर ये सिद्ध किया है। मैं अपने गांव नवादा का पहला व्यक्ति हूं जिसने आप सबको, अपने भाई बहनों को गौरवान्वित किया है। इस नश्वर मानव शरीर के लिए पश्चाताप क्यों करना? किसी न किसी दिन तो ये समाप्त होना ही है। मैं प्रसन्न हूं कि अंतिम क्षणों में ध्यान लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो अपना कर्तव्य निभाते हैं या धर्म के लिए आत्मत्याग करते हैं, उसे सदा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
आपको मेरी मृत्यु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान की गोद में शांतिपूर्वक सोने जा रहा हूँ। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए। महान स्वाधीनता सेनानियों को आकाशवाणी का शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी और लेखक तरुण राम फुकन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 22 जनवरी 1877 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। देश के लिए असीम प्रेम के लिए उन्हें आदर के साथ असम का देशभक्त कहा जाता है। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान स्वाधीनता आंदोलन तेज हुआ तो उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 में महात्मा गांधी ने असम की यात्रा की और गुवाहाटी के भरालू मुख में ठहरे। फुकन गांधी जी के विश्वस्त सहयोगी थे। उन्होंने विदेशी वस्त्रोदाह यज्ञ भी किया और उसके साथ विदेशी चीजों की होली जलाई। जब अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित किया तो फुकन को गिरफ्तार कर लिया गया। वे नवंबर 1922 तक जेल में रहे। असमिया साहित्य में योगदान के लिए फुकन को 1927 में ग्वालपाड़ा सत्र में असम साहित्य सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फुकन समाज के वंचित वर्गों के शैक्षिक उत्थान सहित अनेक सामाजिक कार्यों में भी शामिल रहे। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन और स्त्री पुरुष बराबरी के लिए भी संघर्ष किया। वे महिलाओं से राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा करते थे। उन्होंने असम में खादी और अन्य स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। तरुण राम फुकन 28 जुलाई 1939 को मृत्यु तक राष्ट्रीय हित के कार्यों में संलग्न रहे। भारत माता के इस सपूत को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का मुकाबला रूस की इवजेनिया कोसेत्स्काया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की मालविका बंसोड और अनुपमा उपाध्याय आमने सामने होंगी। पुरुष सिंगल्स में मिथुन मंजुनाथ का सामना फ्रांस के अर्नॉल्ड मर्कल से होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स से बाहर हो गई हैं। 2 बार की चैंपियन बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका चौथे दौर में पहुंच गई हैं। पुरुष वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरोव भी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल केपटाउन में खेला जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा हो रही है। आगे भी बारिश होने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। श्रीनगर और जम्मू में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। लेह में हल्की बारिश की संभावना है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। गैंगटोक में वर्षा होने के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। अगरतला में सुबह के समय धुंध छाई रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका कनाडा सीमा पर एक नवजात सहित 4 भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में विदेश मंत्री ने दोनों देशों में भारतीय राजदूतों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि वे घटना की जांच कर रहे हैं और अमेरिकी अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विशाल, इंडिया गेट पर 5 दशक से प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के राष्ट्रीय समर स्मारक की लौ के साथ विलय का समाचार आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ज्योत में मिली ज्योत। हरिभूमि के शब्द हैं, वीर जवानों को देश का सम्मान, अमर जवानों की नई ज्योति। राजधानी दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रहने का समाचार भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे निजी दफ्तर, सप्ताहांत और रात्रि कर्फ्यू में ढील नहीं। व्हाट्सएप पर नहीं भेजे जा सकेंगे सरकारी दस्तावेज। दैनिक जागरण की खबर है, सरकारी कामकाज को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। सुपरटेक को फ्लैट खरीदारों का पैसा लौटाने के लिए 28 फरवरी तक की मोहलत। जनसत्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को नोएडा की ट्विन टावर परियोजना में घर खरीदने वालों का पैसा वापस करने का दिया आदेश। गणतंत्र दिवस के निमंत्रण में एलोवेरा अश्वगंधा। राष्ट्रीय सहारा ने इसे मुख्य पृष्ठ पर देते हुए लिखा है, सरकार की नई पहल, कार्ड बोकर पौधा उगाएं। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्र असल में कार्ड नहीं बल्कि पौधे हैं। इस बार निमंत्रण पत्र को औषधीय पौधों के बीजों से तैयार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक करेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 815 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 85 उम्मीदवारों और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अब पृथकवास केंद्र में रखा जाना अनिवार्य नहीं। भारत विरोधी फर्जी खबर चलाने वाले पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का आदेश। गृहमंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे। नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति में समाहित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बैडमिंटन में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के महिला एकल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना सुवजेनिया कोसेत्स्काया से। और टेनिस में मौजूदा चैंपियन नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।